बात जब ऑटिज्म की आती है तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कई तरह का कन्फ्यूजन उनके दिमाग में चलते रहता है कि मतलब ये ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये ऑटिज्म का कौन सा ग्रेड है, या फिर ये ऑटिज्म है या ADHD है, या फिर जो जो टर्म्स आपने सुने हैं इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स वाले वो है। ये भी कन्फ्यूजन रहता है। चलिए, ये सारा कन्फ्यूजन रहते हुए इसको छोड़ के हम चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन के नाम पर सबसे पहले ध्यान में आता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और उससे पहले आता है ध्यान में स्पीच थेरेपी। सारे लोगों के दिमाग में स्पीच थेरेपी। और स्पीच थेरेपी क्या होता है? बोलने की ट्रेनिंग देना, मतलब स्पीच नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग देना, स्पीच कराना। ठीक है। स्पीच थेरेपी के लिए ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि हाँ, और स्पीच थेरेपी में आप करवाते क्या हैं? जहाँ भी आप जाते हैं, मैंने तो कितनी बार बोला है कि जब स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो तो स्पीच थेरेपी की नीड नहीं होती है। पहले नीड होती है बच्चों के समझदारी को डेवलप करने की, सेंसरी इशूज़ हैं तो उनको कम करने की, बॉडी अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें डेवलप करने की। और ये सारी चीज़ें पार्ट हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ADL एंड बिहेवियर ट्रेनिंग का। उसके लिए बिहेवियर थेरेपी नहीं कराना होता है, ADL के लिए कोई थेरेपी नहीं होता है, वो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो आप घर में जैसे माहौल में रह रहे हैं वो होता है। ये सारी चीज़ें जब डेवलप कर जाती हैं, जब बच्चा सारी चीज़ों से अवेयर हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप उसमें कर जाता है, तब बच्चे को वर्बल कम्युनिकेशन पे लेके जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। ठीक है। बात आज हम करेंगे स्पीच थेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी पे ही। स्पीच एंड कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्पीच मतलब कि कुछ भी बोलना मीनिंगफुल बस होना चाहिए। पापा, मम्मी, दादा, पानी, खाना, स्पीच है ये। अगर बच्चा इतना बोलता है तो ये स्पीच है। अब इसमें आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपका बच्चा बोलेगा कि नहीं। बहुत सारे लोग इतने के बाद भी बोलते हैं कि बच्चा मेरा बोलेगा कि नहीं। वो ऑलरेडी बोल रहा है। मतलब क्या है कि उसमें स्पीच है। स्पीच है मतलब उसका वोकल कॉर्ड, उसका लैरिंग्स ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो स्पीच प्रॉपर डिलीवर कर पा रहा। ठीक है। ऑटिज्म और इससे जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है? जिन बच्चों में स्पीच ही बिल्कुल नहीं है उनकी तो प्रॉब्लम है ही है। ज़्यादातर केसेस में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन की मतलब क्या कि स्पीच नहीं है वो कम्युनिकेशन मतलब कि एक पूरा लैंग्वेज, ये समझिए कि प्रॉपर एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप करना। तो वो अगर आपके बच्चे में नहीं है तो उसके लिए कम्युनिकेशन मतलब क्या? एक संचार का माध्यम होता है। ठीक। टेली कम्युनिकेशन आपने सुना है? फोन। अच्छा, कहीं भी आप जाएंगे कम्युनिकेशंस वाले सेंटर में तो जनरली जेरोक्स कराने, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराने और जो भी ऑनलाइन काम होते हैं, वैकेंसी निकला, क्या हुआ, नहीं हुआ, फॉर्म भरना, कब डेट आएगा, ये होगा, वो होगा, तो उसमें लोग जाते हैं और जाके अपना सारा कुछ एक काम, कागजी काम करवाते हैं जो ऑनलाइन के थ्रू होता है। वो संचार का माध्यम है। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें लग रही। वो भी जो कर रहा है वो एक कंप्यूटर का सेटअप कहीं रखा हुआ, पूरा सेटअप बनाए हुए है, वो वाईफाई रखे हुए है, उसके साथ वो उसको सारा वो अपना कीबोर्ड पे टाइपिंग के लिए अलग से आदमी रखे हुए, ऑपरेटर रखे हुए, ये सारे एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। उसको सिस्टम पे बैठना भी बोलते हैं ना, कि सिस्टम पे बैठेंगे तो ये करेंगे। मतलब क्या है? वो सही में वो एक सिस्टम है। ये कॉमन बोलचाल की भाषा के सिस्टम पे बैठे हैं। तो सिस्टम पे बैठे हैं मतलब क्या? वही कम्युनिकेशन के माध्यम पे हम बैठे हुए हैं, अपना काम हम कर रहे हैं, करना है। ये पूरा सेटअप बना के कम्युनिकेशन डेवलप होता है एक। ठीक वैसे ही बच्चे में भी कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा तो उसके लिए स्पीच उसमें होनी चाहिए पहले से। अंडरस्टैंडिंग उसकी पूरी डेवलप होनी चाहिए पहले से।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसका पूरा होना चाहिए पहले से, उसके बाद सोशल अवेयरनेस उसका होना चाहिए पहले से, तभी तो उसको क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, कहाँ बोलना, ये समझ में आएगा। नहीं तो ये बच्चे तो ऐसे ही क्या बोलना पहले तो ये नहीं पता, क्यों बोलना ये नहीं पता, कैसे बोलना नहीं पता, कहाँ बोलना नहीं पता। प्रॉब्लम ही यही है, और उसी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए और हम लोग ये करते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। स्पीच थेरेपी जनरली आप ये करेंगे ना, किस केस में होता है जनरली, जब ये होगा ना कि टंग की सर्जरी हो गई तो उसके बाद स्पीच थेरेपी की नीड होती है कि मतलब पहले तो स्वेलोइंग उसको सिखाना है पेशेंट को, टंग का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करना है। अभी एक पेशेंट हमारे यहाँ पिछले मंथ तक आ रही थी, 4-5 महीने वो आई हैं, उनकी टंग की सर्जरी हुई थी, टंग में कैंसर हुआ था। तो अभी उस केस में जो उनका रिहेबिलिटेशन हुआ तो धीरे धीरे उनका स्पीच क्लियर होते गया, चूँकि टंग की वजह से प्रॉब्लम थी और स्पीच में उनकी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। पहले जो वो बोलती थी उस तरह का आप नहीं बोल पा रहे थे। उस कंडीशन में स्पीच थेरेपी हुआ तो काफ़ी डेवलप किया। अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उनको है, लेकिन उन लोग कहीं चले गए इसलिए नहीं आते हैं, एक बात। दूसरी बात, एक पैरालिसिस का पेशेंट अगर हो तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि हेमीप्लीजिया बोलते हैं, मतलब एक साइड का पैरालिसिस, पूरे अपर हाफ नहीं, पूरे बॉडी का एक साइड का हो जाता है, अपर हाफ सॉरी, तो पूरे बॉडी का एक साइड का पैरालिसिस हो, उसमें आधा टंग भी अफेक्टेड हो जाता है, जेनाइटल रीजन्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो यूरिन इनकंटिनेंस, वोवेल इनकंटिनेंस भी हो जाता है पेशेंट्स में। कुछ लोगों में नहीं भी होता, जिनमें माइनर सी प्रॉब्लम होती नहीं भी होता, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में भी आधा टंग काम नहीं कर रहा, आधा कर रहा, तो पेशेंट का लार वार गिरते रहेगा, प्रॉपर बोल नहीं पाएगा। वो पैरालिसिस का पेशेंट प्रॉपरली उस तरह के कंडीशन में बोल नहीं पाता। उसमें भी अगर टंग का रिहेबिलिटेशन के जैसे स्पाइन, उसका जो जैसे फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन उसका चलते रहता है, न्यूरो रिहैब तो चलते रहता है, साथ ही साथ टंग का भी उसका ये करना होता है, जब उसकी स्ट्रेंथनिंग, टंग ट्विस्टिंग, बहुत सारे एक्सरसाइज, ब्लोइंग, ब्रीदिंग सब सिखाया जाता है, और साथ में स्पीच थेरेपी। उनमें इसलिए स्पीच डेवलप करेगा क्योंकि वो आदमी हमेशा से बोला है, टेम्पररी सिचुएशन में वो नहीं बोल पा रहा है तो वो फिर से आ जाएगा। जो कभी बोला ही नहीं है सेंटेंस, वो कैसे डेवलप करेंगे आप, जब तक उसके पास वर्ड्स नहीं होंगे, जब तक उसके पास आसपास के सिचुएशन में जो भी चीज़ें घट रही हैं, घटनाक्रम, उनको एक्सप्रेस करने वाली, उनको एक्सप्रेस करने का एग्जैक्ट वर्ड जो क्या होगा, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होगा, जब तक उसको नहीं पता होगा, आप उससे क्या बुलवाएंगे। फ्लैश कार्ड दिखा के ए फॉर एप्पल तो पेरेंट्स भी बुलवा सकते हैं, तो स्पीच थेरेपिस्ट का इसमें क्या काम है। अच्छा, कलर आप भी दिखा के बुलवा सकते हैं, तो दूसरे का क्या काम है इसमें। ये सारी चीज़ें ही जब करनी है तो आप घर पे क्यों नहीं करते हैं। स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी आप लोग करते तो रहते हैं। स्पीच थेरेपी में होता क्या है आपने देखा है। मैंने मना नहीं करा कि स्पीच थेरेपी नहीं होनी चाहिए या फिर क्या, जिनमें नीड हो, मैंने बोला ना कि अगर सारी चीज़ें डेवलप कर गई हैं तब स्पीच थेरेपी में लेके जाएं, स्पीच थेरेपी में नहीं लेके जाएं, कम्युनिकेशन थेरेपी में। कम्युनिकेशन थेरेपी कौन कराएगा, जो कि बैचलर डिग्री होल्डर होगा इसमें, वो जो कि BA-SLP, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर के पास बिल्कुल भी ना लेके जाएं। नहीं तो क्या होगा कि वही इकोलेलिया यही सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होल्डर डेवलप करते हैं, और जो लोग देख रहे होंगे, जो सही में इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, इस तरह के होंगे, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने देखा है कई बार अपने में कि इसमें वो लोग करते क्या हैं। जैसे बहुत सारे हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं कि अपने यहाँ ज्वाइन कराएं ये के लिए, जनरली इस फील्ड में बस कैसे भी
कोई आके चला आता है, उसके बाद जब पूछो तो बेसिक नॉलेज कुछ भी नहीं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं 1.5-2 साल का इसमें, और उनको थ्योरी की नॉलेज नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल में वही गालगोद बस वही सिखाया जाता है। उनको नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है, कैसे करना है, बस वैसे ही करते हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और बच्चे सही से डेवलप नहीं कर पाते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल हम देंगे। अभी 3-4 दिन पहले यहीं बगल से ही मेरे थोड़ी दूर पे हैं लोग, उन लोग आके उन लोग यूट्यूब के थ्रू देख के हमारे पास मिलने आए, बच्चे को लेके आए, उनका असेसमेंट हुआ, बात हुई पेरेंट्स से। 9 महीने से किसी स्वघोषित, मतलब कि सेल्फ अनाउंस्ड कह सकते हैं, या सेल्फ मेड तो नहीं कहेंगे, सेल्फ अनाउंस्ड, स्वघोषित कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है कि क्या है पता नहीं, वो बोर्ड नहीं लगाई है और प्रेस्क्रिप्शन नहीं देती है। 9 महीने तक उस बच्चे का उसने इलाज किया, क्या, बिहेवियर थेरेपी। पेरेंट्स ने बोला कि हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराना चाहते हैं, तो बोले कि नहीं उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा, नहीं डेवलप करेगा। तो 9 महीने तक उसने बिहेवियर थेरेपी करवाया बच्चे का, और बच्चे में कुछ डेवलप नहीं हुआ, बच्चे में प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। और ये वीडियो हम बना रहे हैं वो आप देख भी रही होंगी। इसके अलावा इन्होंने बताया क्या कि बच्चा जो इनका ये है, उसके बाद इन्होंने सोचा कि घर पे स्पीच थेरेपी करवाते हैं, हो सकता है कि इससे स्पीच डेवलप करे। 6 महीने से स्पीच थेरेपिस्ट भी इनके पास आया, स्पीच भी कुछ भी डेवलप नहीं किया। उसके बाद ये लोग कहीं से पता करके कहीं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जा रहे हैं, वो भी दरवाज़ा बंद करके क्या करता है वो उसको खुद भी नहीं पता है। अब इन सब कंडीशंस में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, तो कैसे होगा? आप ऐसा अनुकूल माहौल दिया जाता है, प्रतिकूल माहौल नहीं दिया जाता, फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है। फेवरेबल कंडीशन कि बच्चा जिसमें पहले जाए तो बच्चे की नीड के हिसाब से ट्रीटमेंट हो। जो कुछ समझ नहीं रहा, बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत क्या है उसको? बिहेवियर में उसको कोई प्रॉब्लम है, किसी से बदतमीजी किया, किसी को गाली दिया, किसी को मारा, जब वो नहीं किया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्यों वो करना है? बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। स्पीच थेरेपी में क्या, जब उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता नहीं है, वो चीज़ें समझ पाता नहीं है, सिचुएशन से रिलेट कर पाता नहीं है, बॉडी अवेयरनेस उसकी है नहीं, एडीएल ट्रेंड वो है नहीं, तो उसमें स्पीच भी डेवलप नहीं करेगा। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जा रहे हैं, बिल्कुल सही डिसीजन है, जाना चाहिए। लेकिन जहाँ जा रहे हैं तो हम तो बोलते हैं कि रिकवरी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप किन के पास जा रहे हैं। तो उनसे बात करें, समझें कि आप क्या क्या कर रहे हैं और ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर सही से एक्सप्लेन कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मतलब समझ लिए गलत जा रहे हैं आप। इतनी सी बात है, किसी की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, आपको सही चीज़ें समझा रहे हैं। समझना आपको चाहिए, सवाल पूछना आपको चाहिए। इसके अलावा अभी अमेरिका से एक बच्चा है, उन लोग नेपाल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले उनका असेसमेंट हुआ, उन लोग हमारे मंथली सेशन में आ भी गए। उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ गए थे तो 9 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया। उसके बाद तब तक उनको कहीं से हमारा वीडियो दिखा, उन्होंने वीडियो देखा, संपर्क किया हमसे, बातचीत हुई, हमने बच्चे का असेसमेंट किया और उसके बाद बच्चे का ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। अभी 2 या 3 सेशन उसका हुआ ऑनलाइन में। तो अभी 2 ही 3 सेशन में उन लोगों के हिसाब से कि बच्चे में काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। पहले वो सोता नहीं था, अब आराम से सो रहा है। ये कल उन्होंने बताया। आप वीडियो देख रही होंगी तो आपको पता है। और ये बात उन्होंने बताया तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इतने दिन से ये परेशान है, थोड़ा बहुत ही चेंजिंग दिख रहा है, तो इसलिए ये खुश हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बात ये नहीं है कि आप सब लोग हमारे यहाँ आए कि नहीं आए, वो मैटर नहीं। मैटर ये है कि जिन जगहों में वो रह रहे हैं वो दुनिया में सबसे डेवलप कंट्री में माना जाता है, सबसे टॉप में। डेवलप कंट्रीज की एक समस्या है कि वहाँ इंसानियत मर चुकी है। ये बात आप लोग आज मान लें, कल मान लें, परसों मान लें, मानना पड़ेगा। इंसानियत वहाँ मर चुकी है, सभ्यता संस्कृति नष्ट हो चुकी है
सिर्फ और सिर्फ उन लोग कमर्शियलाइजेशन कर चुके हैं हर चीज़ का, और सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों से मतलब है। एडल्ट हो गया बच्चा 18 साल का, उसके बाद कहाँ जा रहा है, किसके साथ सो रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, नहीं खा रहा, मतलब नहीं है। क्या कर रहा है, क्रिमिनल हो गया, गैंगस्टर हो गया, दारू पी रहा है, क्या कर रहा है, नहीं है। 5-5, 6-6, 10-10 शादियाँ हैं, कौन किसका बच्चा नहीं पता। मतलब कि ये सभ्यता संस्कृति पूरी तरह से नष्ट। तो वहाँ इंसानियत वाली बात आप अगर सोच के जा रहे हैं कि आपके साथ कोई इंसानियत का बर्ताव करेगा, तो आप क्या है कि बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं अभी के हिसाब से। तो अभी उन्होंने हमारे से संपर्क किया, अभी हो गया उनका सेशन शुरू हो गया। बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है, वर्चुअल टाइप ऑटिज्म हमने डायग्नोस कर दिया। एक सेशन उनका लिया, डायग्नोसिस हो गया, क्योंकि बच्चे में सारे सिम्टम्स समझ में आ गए। अभी उनसे ये पता चला कि उनके यहाँ कोई स्पीच थेरेपिस्ट आती थी, 2 साल की एज का बच्चा है, शायद 2 साल ही है। हाँ, स्पीच थेरेपिस्ट आती थी और उसको स्पीच थेरेपी करा रही थी। तो मैंने पूछा कि स्पीच थेरेपी में करा क्या रही थी, तो बोले वो कुछ बुक वुक पढ़ा के चली जाती थी। मतलब कि उसको डिग्री कोर्स करना है। अभी 2 साल का बच्चा कौन सी डिग्री कर रहा है कि उसको बुक पढ़ा के एग्ज़ाम पास करवाना है या उसको यूपीएससी का प्रिपरेशन कराना है। तो उससे स्पीच थेरेपी मतलब क्या चल रहा है यहाँ, इस फील्ड में चल क्या रहा है, किसी को समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है? आप लोग उसी बहाव में बहते जा रहे हैं। तो उसमें स्पीच थेरेपी, उसके बाद बोला उन्होंने कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी बीच में बुलाए थे, तो 3-4 सेशन उसने लिया भी, और उसके बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे में सेंसरी इशू हैं कि नहीं है। वो कह रहे कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या इशूज है। अब ये बात भी छोड़िए, उन्होंने बोला कि 9 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला है, तब तक हम क्या करें सर। मतलब आप समझ रहे हैं कि 9 महीने बाद, मतलब 2-2.5 साल, 2-2.25 साल का आपका बच्चा है, 9-10 महीने और बिता लीजिए, फिर ऑटिज्म के क्लासिकल ये में चला जाएगा, तो फिर आप जिंदगी भर उसको ढोते रहिए। तो ये समय आप डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में जो बिता देते हैं, गोल्डन पीरियड, अगर उस समय में हमारे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से। और मैंने उनको बोला कि ये जो 9 महीना जो आपका दिया है उन्होंने कि 9 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, अब अपॉइंटमेंट उनका जल्दी इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लोगों को नहीं लगाव है इसे। जिस तरह हमारे यहाँ लोग पूरी तरह से अपना सारा जिंदगी का ये ख़त्म कर देते हैं, अपना करियर तक दांव पे लगा देते हैं बच्चे को पालने के लिए, उनको मतलब नहीं, वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो अपना वो काम नहीं छोड़ सकते हैं, उनको अपने हिसाब से जीना नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चा चाहे कुछ भी हो। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। इसलिए तो वैसे जगहों में जाहिर सी बात है कि अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। और चूंकि जब इसको डिजेबिलिटी उन लोग घोषित कर ही दिया है तो फिर वो समझ रहा है कि ठीक होगा ही नहीं। तो हमने समझाया इनको कि ये जो 9-10 महीने का आपको समय उसने दिया है, तब तक आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा, वो मेन स्ट्रीम में जुड़ भी जाएगा, और सही में वो बच्चा पहले ही दूसरे दिन से ठीक हो रहा है। तो इसकी भी ज़रूरत है। बात हमने स्पीच थेरेपी पे करी थी और इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई आपके अवेयरनेस के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी बातों को समझें और स्पीच थेरेपी से पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी सोचें, ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी ज़्यादातर लोगों में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड होती है, तो इस बात पे आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान दें, तो आपका बच्चा ठीक हो सकता है। जो लोग भी हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाएं, बच्चे का असेसमेंट कराएं, असेसमेंट कराने के बाद आप मंथली ऑनलाइन सेशन में जुड़ें। आप जहां पर भी हैं वहीं से आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, बार बार हम बोलते हैं ना कि ऑटिज्म को समझना इतना आसान नहीं है, और ये चैलेंज है। चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना और फिर उसके बाद इसको काम करके ख़त्म करना, ये एक दूसरे के सहयोग से होगा। आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का हमारा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करके रहेंगे 5 साल के अंदर में।
बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।